आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। पीछे हमने क्या पढ़ा था आपको याद है? और हाँ, अगर हमसे क्लास कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रख लेना कि जितना हम आज पढ़ा रहे हैं उतना आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। कल हमने क्या क्या पढ़ाया? कल के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाया कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, इसके ब्रांचेस क्या होते हैं। इंग्लिश में बात करें तो ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर की बातें किया, डिफिनेशन की बातें किया कि एग्रीकल्चर डिफिनेशन किस प्रकार का होता है। अगर कोई बता सकते हो कि एग्रीकल्चर का डिफिनेशन किस प्रकार के होते हैं, क्या कह सकते हैं एग्रीकल्चर, अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्रीकल्चर किसे कहते हैं तो आप लोग क्या बताओगे? हिंदी में बात करें तो कृषि किसे कहते हैं, अगर कोई बताना चाहो तो आप बता सकते हो, आपका स्वागत है। ठीक है, माइक ऑफ ऑन कीजिए और बोलिए, है ना। चलो जल्दी से बता दो किसे कहते हैं कृषि, किसे कहते हैं एग्रीकल्चर, व्हाट इज शॉर्ट एग्रीकल्चर। हाँ जी बताइए। शॉर्ट में या लॉन्ग में? जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि बेसिक चल रहे हैं तो आप शॉर्ट में ही बताओगे चलेगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्लास थी वो आप लोग की। जी मृदा में खेती कृषि कहलाती है। Cultivation of soil is known as agriculture. बिल्कुल राइट। कल्टीवेशन ऑफ कल्टीवेशन। मृदा में खेती कृषि कहलाती है। हाँ ठीक है। अब कोई लॉन्ग बताएंगे? जी। हाँ लॉन्ग बताइए। कृषि मनुष्य समुदाय की वह क्रियाकलाप है जिसमें हम लोग फूड फ्यूल फल की उत्पादन करते हैं, उसे कृषि कहते हैं। अब मुझे ये बताओ, आपने देख के बताया? आपने नो। देख के बताया? नहीं। माहीपाल आप, माहीपाल आप माइक को ऑन कर लीजिए, नीचे में ज्वाइन विथ ऑडियो होगा, ठीक है, उनको ऑफ कर लीजिए, मतलब उनको ऑन कर लीजिए तो अब आपकी आवाज आएगी, मेरी आवाज आप लोग के पास आएगी, ठीक है। चलिए, हाँ बहुत सही, देख के नहीं बताया, बहुत अच्छी बात है कि आपको याद है, ठीक है, ऐसे ही लगे रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। बहुत अच्छा ने जवाब दिया है। अपना नाम बताओगे कौन है? आयुष शर्मा। आयुष शर्मा, बहुत अच्छी। चलो ठीक है। कृषि, कृषि समुदाय जो हम लोग का जो मनुष्य समुदाय है, ठीक है, मानव जो समुदाय है, ठीक है, इसका वह कार्यकलाप है, जो एक्टिविटी है, ठीक है, मैनकाइंड एक्टिविटी है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग की जो जो आवश्यकताएं होती है, ठीक है, जो आवश्यकताएं होती है जिससे मुझे कुछ जो पूर्ति हो, जो आवश्यक चीजें हैं उनकी पूर्ति हो, तो उस प्रकार की चीजें को, उस प्रकार के प्रोसेसों को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है और एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे में मृदा हो गई, चाहे कुछ भी हो, दूध पीते हैं, ठीक है, आपको एग्जांपल बताया था, वो भी हम लोग की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। कपड़ा, ये जो कपड़ा पहने हुए, ये भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इमेजिन करो कपड़ा ना हो तो, है ना, तो ऐसी जिंदगी नहीं चलती, ठीक है, तो ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ये भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आई। ये मतलब ये कपड़ा नहीं, रेसे, रेसे कहां से प्राप्त होते हैं? कपास से होते हैं, सिल्क से होते हैं, जूट से होते हैं, है ना। तो इस प्रकार के जितने भी चीजें होती है, जैसे जैसे जैसी होती है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो जो भी चीजें हो, खाना भोजन, जैसे मैंने बताया था 3F, फूड फ्यूल और कौन था, जल्दी से बताओ, फूड फ्यूल और ऐसे नहीं होगा, बताओगे क्लॉथ। मुझे, ठीक है, बताओगे मुझे, फूड फ्यूल और क्लॉथ। है, फाइबर। हाँ फाइबर, क्लॉथ नहीं फाइबर बोलोगे, ठीक है, 3F। हाँ, क्लॉथ क्योंकि है वो तो बाय प्रोडक्ट मिलती है, बट मेन जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, फाइबर है, ठीक है। हाँ चलो, तो वो सब पीछे का था। ब्रांचेस की बातें करें तो एग्रोनॉमी था, हॉर्टिकल्चर था, इंटोमोलॉजी था, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग था, इंटोमोलॉजी था, है ना, कीट विज्ञान, ये सब के बारे में आपको बता दिया गया था। और हाँ, रिकॉर्डिंग में जाओगे, रिकॉर्डेड वहां पे लाइव बगल में होगा, लाइव के जस्ट बगल में, वहां पे आपको देखने को मिल गया होगा पीडीएफ भी, ठीक है। ये जो इतना सुंदर से बनता है ना, ये भी आपको, और साथ में आपको जो हम लोग का रिकॉर्डेड था वो भी मिल गया होगा, ठीक है। तो अभी तक अपने दोस्तों को नहीं बुलाए हो तो प्लीज बुला लो उनको, क्योंकि अब ना तहलका मचने वाला है, अब मजा करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो 1 मिनट सही कर लेते हैं।
चलिए, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कल हम लोगों ने बस ये बता के छोड़ दिया था कि प्री वैदिक होता है, वैदिक पीरियड होता है, मतलब वैदिक काल होता है, पोस्ट वैदिक होता है, उत्तर वैदिक काल होता है, एक मॉडर्न हिस्ट्री होता है। ठीक है, अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो एक नीट टीचर से पढ़ोगे, मजा आ जाएगा उनको देख के, उनसे उनके तरीके से देख के। ठीक है, अब देखो यहाँ ये तीनों जो है, ये हम हिस्ट्री वाले टीचर हुए, हिस्ट्री में नींद आती है ना, तो बट मेरी क्लास में नींद नहीं आएगी, है ना, चाहे वो कुछ भी पढ़ लो, हॉर्टिकल्चर पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, नींद नहीं आएगी, मजा करोगे आप लोग। देखो प्री वैदिक पीरियड याद करो, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो कुछ भी हो, सीबीएसई वाले पढ़े होंगे या किसी क्लासेज में पढ़ोगे, किसी ट्यूशन में पढ़े होंगे, तो सबने पढ़ा होगा कि क्या किस प्रकार के हिस्ट्री होते हैं। आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, है ना, तो सबके बारे में पढ़ा होगा, सब बात करेंगे, वही सारी चीजें बातें करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्री वैदिक को सबसे पहले बात करते हैं, प्री वैदिक यानी वैदिक काल से भी पहले का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्री वैदिक पीरियड। ठीक है, ईसा पूर्व, सबसे पहले तो वो आपकी डाटा वाली चीजें दी गई है आपको वहां पे। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको डाटा वाली दी गई है। ठीक है, डाटा वाली दी गई, अगर कुछ भी बोलोगे तो थोड़ा ऊंची आवाज में बोलना, ठीक है, ताकि मुझे भी सुनाई दे सके। ठीक है, चलो देखो प्री वैदिक में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं कि कल किस काल में अधिकतर आपके जो कॉपी है ना, जो बुक है ना आपके, उसमें आपको अब लिखना भी है, लिख सकते हो, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाती है ना, तो बाद में लिख लेना, अभी समझ लो आप लोग। ठीक है, हाँ मैं कल भी बताया था ये बात और आज भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ बातें अपने मन से भी किया करो। ठीक है, ये नहीं कि सर ये बोल रहे तो यही करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं, अगर मैंने ये डिफिनेशन बताया, जैसे कृषि का परिभाषा बताया, तो ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया है वही याद करोगे। आप मुझसे जितनी बार बुलवाओगे मुझसे, ठीक है, उतनी बार अलग अलग होंगे, हो सकते, वैसे ही आपको भी यही होना चाहिए। आप बस दिमाग में ये नहीं करो कि ये रट लेना है, ये कृषि का परिभाषा ये था कि कृषि जो मनुष्य समुदाय के क्रियाकलापों से संबंधित है, तो बस यही नहीं रहना चाहिए, अपने मन से भी आप जोड़ तोड़ के बना सकते हो। अपना मन बहुत अच्छा होता है, बहुत सच्चा होता है, तो अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि शिवा सर ने ये कहा तो यही लिखेंगे, नहीं, अपने मन से भी लिखोगे। ठीक है, हाँ चलो प्री वैदिक पीरियड की बात करते हैं। प्राक वैदिक काल हिंदी में होता है। ठीक है, ईसा पूर्व 8700 से 7500, ईसा पूर्व 7500 के बीच पशुपालन ही मानव की कृषि का आधार था। तो ये डाटा वाली सारी चीजें दी गई है, आपको बुक में ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस कारण से ये इससे मुक्त हो जाओ कि जो भी डाटा वाली चीजें होंगे वो आपको बार बार ढूंढने पड़ेंगे, नहीं जी, हम अपलोड करेंगे, हम आपको बताएंगे, हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो जो भी ईसा पूर्व 8700 से 7800 के बीच पशुपालन ही मानव का कृषि का आधार था। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले कुत्ता पाला गया, उससे भी पहले भेड़ पाला गया, है ना। ठीक है, तो ये पशुपालन ही मानव की कृषि का आधार था, यानी सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो पशुपालन से शुरू की गई। कितने ईस्वी में, ये याद रखोगे, 8700 से 7500 ईसा पूर्व, है ना, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ये सब तो आपने पढ़ लिया होगा, है ना, ईसा पूर्व क्या होता है ना। चलो ईसा पूर्व, उसके बाद सेकंड टॉपिक की बात करें तो ईसा पूर्व लगभग 7500 से गेहूं जौ की खेती शुरू हो गई थी। क्लियर, कितने ईस्वी से, कितने ईस्वी पूर्व से, 7500 ईस्वी पूर्व से। क्लियर, समझ में आ गया। ईसा पूर्व 6000 से गाय भैंस जैसे दूध देने वाली जो भी पशुएं होती है, जो मांस देने वाली, सुअर की बात कर लो, है ना, तो वो सारी चीजों को, पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो कितने ईस्वी में, 6000 ईसा पूर्व में। ये याद रखो कि पॉइंट वाली बातें हैं। ठीक है, देखो थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना, मैं तो ये नहीं कहना कि मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग आपको दूंगा जो आपको मनोरंजन तरीके से होंगे। ठीक है, तो इस कारण से हिस्ट्री है, आपको याद करना ही होगा। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं। ईसा पूर्व लगभग 7500 से गेहूं और जौ की खेती शुरू हो गई थी। ठीक है, ये इसके बारे में हमने बातें कर लिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ईसा पूर्व 6000 से गाय भैंस जैसे दूध देने वाले पशुओं को पालतू बनाया। कितने ईस्वी में, तो ईसा पूर्व 6000, समझ में आ गई। उसके बाद ईसा पूर्व 4400 में मक्का की खेती शुरू हो गई। 3500 ईसा पूर्व में आलू की खेती शुरू हो गई। याद रखना सबको, 7500 से यहां पे देखो
यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे 7500 से गेहूं और जौ की खेती शुरू हो गई। 6000 ईसा पूर्व से गाय और भैंस जैसे दूध देने वाले, मांस देने वाले और जो शुगर की बात करते हैं उसको उस प्रकार के पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया गया था। वहीं ईसा पूर्व 4400 से मक्का की खेती शुरू हो गई थी। ईसा पूर्व 3500 से आलू की खेती शुरू हो गई। ठीक है, अब ईसा पूर्व 3000 में पहला हल बनाया गया। बार बार क्वेश्चन आते हैं, पहला हल कितने ईस्वी ईसा पूर्व में बनाया गया था? तो ईसा पूर्व 3000 में बनाया गया था। ईसा पूर्व 3000 में पहला हल बनाया गया था। मक्का की खोज कब हुई? मक्का की खेती कब शुरू हो गई? तो ईसा पूर्व 4400 में हो गई। आलू की खेती 3500 में, ईसा पूर्व 3500, ईसा पूर्व लगाओगे, ईसा पूर्व 3500 में। वहीं आगे बात करते हैं, ईसा पूर्व 2300 से चना, सरसों और कपास की खेती शुरू हो गई। क्लियर? वहीं बात करें ईसा पूर्व 2200 से धान की खेती शुरू हो गई। धान की खेती आपको पता है, आपको पता है धान जो होती है ना, वो ग्रीन रेवोल्यूशन, आपने नाम सुना होगा बायोलॉजी वगैरह में, ठीक है, बायोलॉजी वगैरह में आपने धान नाम सुना होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा। तो ये धान के वजह से ही ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि एम एस स्वामीनाथन ने ये सोचा हुआ था कि हमको धान की खेती, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहे थे, है ना। एक हिस्ट्री वाली वीडियो जो स्क्रिप्ट चले, एक फिल्म टाइप में आएंगे आपके सामने, ठीक है, यूट्यूब पे आएंगे, तो फिल्म की तरीके से आपको बताया जाएगा कि क्या डार्क साइड था, क्या इसका किस प्रकार से ग्रीन रेवोल्यूशन उत्पन्न हुआ है, कौन किनके दिमाग में आया, किनको वो पदभार दिया गया, क्या हुआ, सारी चीजें आपको कहानी के माध्यम से बताया जाएगा। वो अलग वीडियो स्क्रिप्टेड है, वीडियो शूट हो रही है, वो अलग से मिलेगा फिल्म के टाइप में, ठीक है, जैसे फिल्म वगैरह में कहानी बताया जाता है उस प्रकार से, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो मोटो है ना, वो बच्चों को रटाना, बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, बिल्कुल मजे से पढ़ाना है, ठीक है। क्या कर रहे हो सर? कुछ भी समझ नहीं दे रहा है? अच्छा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है? आप महिपाल, आप कॉल कर लो एक बार, आप मेरे नंबर पे कॉल कर लो, ठीक है। महिपाल मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, महिपाल आप कॉल कर लोगे, ठीक है। चलो, ईसा पूर्व 2200 से धान की खेती शुरू हो गई थी, ठीक है, ये बातें कर लिया। आगे बातें करें, ये हमारी हो गई प्री वेदिक में, ठीक है। अब देखो, ये आप लोग के लिए जो इंग्लिश वाले हैं वो भी देख लेंगे, पीडीएफ में मिल जाएगी, कुछ नहीं लिखा गया, सारी चीजें वही है। बिटवीन 8700 टू 75,000 BC एनिमल हस्बेंड्री वाज द बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्रीकल्चर। पशुपालन हम ह्यूमन एग्रीकल्चर का आधार बन गया था। कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, बार्ले स्टार्ट हुआ था 7500 BC में। 6000 BC से हम लोग की मिल्क प्रोड्यूसिंग वाली जो एनिमल्स थी, जैसे काउ हो गई, सचेजा काउज, बफेलो, ये सब पालतू बनाना शुरू कर दिया गया था। मेज कल्टीवेशन कब से शुरू हो गई? मेज मतलब मक्का, ठीक है, मक्का की खेती कब शुरू हो गई? 4400 BC में। आलू की खेती कब शुरू हो गई? 3500 BC में, ठीक है। द फर्स्ट जो पहला हल था वो कब बनाया गया था? 3000 BC में। हल को क्या कहते हैं? प्लॉ कहते हैं, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ ग्राम, चना की, मस्टर्ड, सरसों की, कॉटन, कपास की खेती कब शुरू हो गई? 2300 BC से। पैडी कल्टीवेशन की बात करें तो 2200 BC में शुरू हो गई थी, ठीक है। अब वैदिक पीरियड की बात करते हैं, यानी वैदिक काल की बातें करते हैं। इसकी सबसे बड़ी देन जो है वो लोहे की खोज थी, ठीक है। इसकी सबसे जो बड़ी देन थी वो लोहे की खोज थी। किसकी? तो वैदिक काल में। वैदिक काल में सबसे बड़ा जो काम किया गया था वो था लोहे की खोज करना। अब मेरे को ये करो, जैसे हमने ये स्टैंड लिया हुआ है, ये स्टैंड अगर लोहा का नहीं होता तो यहाँ पे वो रहता ही नहीं। सिर्फ यही नहीं, हल की बात करो, कुदाल की बात करो, खुरपी की बात करो, जो हसुए की बात करो, सारी चीजें अब किससे आ रही है? लोहे से आ रही है। अगर लोहे की खोज आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, 10th वगैरह में, 9th वगैरह में, यहां भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। लोहे की खोज अगर नहीं होती तो क्या कृषि संचालित रूप से, सुचारू रूप से चल सकती? नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं चल सकती, क्योंकि जो हल आ रहे हैं, जो मशीनरी अब बनते आ रहे हैं, वो किसकी देन है? तो लोहे की देन है। यानी लोहे धीरे धीरे खोज, मतलब कृषि को और नए मुकाम पे छोड़ दिया। जैसे ये सिवा क्लासेज आप लोग के लिए क्लास 11th 12th के लिए बहुत ही ऊंचे लेवल पे जा रहा है, ऊंचे लेवल पे लेके जा रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार से लोहे भी उस समय खोज करते हुए, लोहे का जब खोज हो गया तो मानो कि मानवों में जो मानव जाति थे उनपे बड़ा उद्धार हो गया। क्लियर? ये देखो कब हुई थी शुरुआत, लोहे की खोज कब हुई थी? तो ईसा पूर्व 1400 में। आपको पता है ना, जिसमें ईसा पूर्व लगता है उसके हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं,
सबको पता है ना, बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 8700 तो सबसे पहले, उसके बाद 7500 से उससे पहले की बात है ना, इस प्रकार से समझ में आ गई। 8700 जो है वो पहले की बात है, 7500 उसके लास्ट की बात है। इस प्रकार से जितने घटते जाएंगे उतने ट्रेंड लेटेस्ट की बात करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार की रहती है बीसी, ईसा पूर्व, आप जानते होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश वाले भी देख लेंगे। इट ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज द डिस्कवरी ऑफ आयरन विच टुक प्लेस इन 1400 बीसी। क्लियर। अब देखो ईसा पूर्व लगभग 1500 में सिंचाई की शुरुआत हो गई थी। मतलब वैदिक जो पीरियड था ना, उसमें बड़ी भयंकर भयंकर खोज हुई। कौन कौन सी चीज? लोहे की खोज, जो कि कृषि को नए मुकाम पे दिया। कृषि को ही नहीं, अपने जो रंग ढंग थे, अपने जो अपना जो परिवेश था, उनको भी कुछ अलग ढंग पे ले गया। ठीक है, अलग रास्ते पे ले गया। तो वो कब हुई थी खोज लोहे की? तो 1400 बीसी ईसा पूर्व में। ठीक है, 1400 बीसी में। अब सिंचाई की बात करते हैं। अगर हम लोग मान लो कि अगर हम लोगों ने खेती किया, अगर हम लोगों ने खेती किया अच्छे से, हम लोग ने सिंचाई नहीं की अच्छे से, हम लोग सिंचाई नहीं की, तो अच्छे से उपज हो सकती है? नहीं जी। अब सुनते होंगे, अब अंकल लोग भी आपके करते होंगे तो बताते होंगे हमने इसमें सिंचाई नहीं दिया, हमने इसमें पानी नहीं दिया। सिंचाई नहीं बोलते होंगे, वो बोलते होंगे पानी पटाना, है ना, पानी देना। पानी नहीं दिए तो सूख गया, है ना। अगर सिंचाई की नहीं करते, देखो ये हिस्ट्री क्यों बनता है? जैसे जैसे हम अपनी बात करते हैं, 2 साल पहले की बात करते हैं, तो इस तरीके से नहीं आपको पढ़ा रहे थे। जो बच्चे थे उनको इस तरीके से नहीं पढ़ा रहे थे, नॉर्मल पढ़ा रहे थे। ठीक है, ये बुक में लिखा गया है, ये लिखो सर, हाँ ये आप लिखो बच्चों, ये लिख लिया, चलो। धीरे धीरे आप लोगों में ट्रेंड आई, चलो अब मुझे भी लगा कि इस तरीके से बच्चों को मैं नहीं पढ़ा सकता, बच्चों में रुचि नहीं है, तो लो सर, आई एम बैक, है ना। तो ये होती है हिस्ट्री। वो मेरा हिस्ट्री था, एट प्रेजेंट है। बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोगों ने वहां पे खोज किया, ये सब चीजों को खोज किया, ये सब चीजों को खोज किया जो लिख सकते हैं। तो ये सब हम लोग के लिए एक अच्छे से हम लोग के लिए देन है ना, देन है एक तरीके से हम लोग के लिए। तो बिल्कुल उसी प्रकार से लोहे की खोज, सिंचाई, जो खेती होना शुरू हो गया, ये सब हम लोगों के मानव जाति के जीवन, मनुष्य समुदाय के लिए काफी बेनिफिशियल रहा, काफी लाभदायक रहा। ठीक है, तो आप ये दोनों पॉइंट, ये सिंचाई वाली पॉइंट 1500 में, ईसा पूर्व 1500 से शुरू हो गई सिंचाई, और लोहे की खोज ध्यान ही रख लोगे, एग्जाम में बार बार आते हैं। तो लोहे की खोज 1400 बीसी में शुरू हो गई थी। क्लियर। आगे बातें करें, लो जी आगे बात करते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड की, उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में ना अधिकतर ना सेटे जो कहते हैं ना, सिविलाइज्ड हो गए थे सारे, है ना, सारे लोग सिविलाइज्ड हो गए थे। क्लियर ना, सारे लोग सिविलाइज्ड हो गए थे। सिविलाइज्ड मतलब एक उनका प्रॉपर घर रहता था। पहले क्या थे? आदिवासी थे, जंगल में रहते थे, बस ये हो गई। ठीक है, जंगल में रहते थे, बस ये हो गई। क्लियर ना। तो अब प्रॉपर घर बना के, बाजार बना के, एक कॉलोनी बना के, एक सोसाइटी बना के रहना शुरू कर दिए। तो आपने सुना होगा सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब की सुना होगा। तो ये सब बहुत पहले के जो हमारे पूर्वजे थे, वो लोग वहां पे एक कॉलोनी बना के रहते थे। तो एक जो सभ्यता रह गई वो सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, दूसरी सभ्यता जो थी वो हड़प्पा सभ्यता हो गई, और मोहनजोदड़ो एक अलग सभ्यता हो गई। क्लियर ना। अब वो सबसे खुदाई होती है तभी तो हिस्ट्री का मालूम चलता है। वो सब की अगर खुदाई होती है तभी तो हम लोग की हिस्ट्री का पता चलता है। ठीक है, तभी तो हम लोग को हिस्ट्री का मालूम होता है। क्लियर ना। देखो अब सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सबकी खुदाई होना शुरू हुआ, क्योंकि सबकी क्यूरियोसिटी रहती है ना कि हमारे पूर्वज क्या करते हैं। आपको भी क्यूरियोसिटी होगी ना, जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं उनका कितना मार्क्स आने वाला है, शिवा क्लासेस सर ने कितना मेहनत किया है उस पर, कितना मार्क्स आने वाला है। सबकी क्यूरियोसिटी रहती है, अंदर से जिज्ञासा रहती है जानने को कि हमारे पूर्वज क्या करते हैं। थोड़ा स्लो बोलिए ना। अच्छा जी, ठीक है। थोड़ा सा देखो बात कर रहे थे पोस्ट वैदिक की, मतलब उत्तर वैदिक काल की। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये सब के बारे में। ये सब क्या है? एक प्रकार की कॉलोनी है, मतलब सोसाइटी है। जैसे आप एक गांव घर में कहते हैं दियाद, है ना, दियाद कहते हैं, तो वो हो गई दियाद। ठीक है, तो एक प्रकार के दियाद, जैसे हम लोग का दियाद जैसे कोई किसी टोल का रहता है तो उस टोल के कहते हैं, वो टोल का एक दियाद हो गया। बिल्कुल उसी प्रकार से पहले भी यही होती थी कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता। अब जैसे जैसे आप लोग की क्यूरियोसिटी रहती है, उसी प्रकार से हम लोग को जो आज के जो
एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, जो इतिहास को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, वो सब तो अब खुदाई करना शुरू किए कि अरे नीचे में कुछ तो होगा जो हमारे पूर्वज करते होंगे। इसमें बहुत सारी चीजें मिली। क्या क्या चीजें मिली, यहाँ पे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब की खुदाई हुई तो यहाँ पे गेहूं मिला, जौ मिला, तिल मिला, मटर मिला, कपास मिला, खजूर, ये किस प्रकार की खेती होती है, क्या क्या इसमें चीज में उपयोग में लाया जाता है, तो वहीं से सारी चीजें मिली। जैसे कहीं मिला होगा कि हल था वहां पे पड़ा हुआ, टूटा फूटा हल होगा, तो उसी से मालूम हुआ कि ये कहाँ का है। मिट्टी से आजकल पता चल जाती है कि ये कितनी पुरानी मिट्टी है या कितना पुराना होता है। सीआईडी वगैरह में देखा होगा, है ना, जो भी सीआईडी वगैरह आते हैं उसमें तो देखा होगा कि मतलब तुरंत पता चल जाता है ये सब के बारे में। ठीक है, तो ये सब हो गई शुरुआत। ठीक है, तो ये सब बन गई, ये सब याद रख लोगे। ठीक है, और ये सभ्यता लगभग 3000 से 7500 तक फली फूली थी, उसमें बहुत अच्छे से इन्होंने ख्याति प्राप्त की। कौन कौन सी चीजें, तो ये सारी सभ्यताएं। ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज मिले, तो गेहूं, जौ, तिल, मटर, कपास, खजूर आदि। ठीक है, अब ईसा पूर्व लगभग 2500 से मरवा एवं कई दलहनी फसलों की खेती शुरू हो गई थी। ईसा पूर्व 2500। ठीक है, यही इंग्लिश में लिखा गया है। चलो आगे बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, आधुनिक कृषि। ठीक है, आधुनिक कृषि। ठीक है, देखो आधुनिक कृषि आगे हमारी इतनी ही टाइम थी। ठीक है, हम इतने ही देर के लिए आए हुए थे आपके सामने। आपके पास आएंगे एक नई टीचर आपके साथ, शायद उनसे बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, मॉडर्न एग्रीकल्चर थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि आगे क्या पढ़ने वाले। मॉडर्न एग्रीकल्चर जैसे अभी की बात करते हैं, वो सब हिस्ट्री थी। सिंधु घाटी के पहले की जो भी चीजें थी वो सारी हिस्ट्री थी अपने लोग की। ठीक है, हमारे पूर्वज क्या करते थे वो सारी से हिस्ट्री थी। ठीक है, अब मॉडर्न एग्रीकल्चर आजकल क्या चल रहे हैं, न्यू हल चल रहे हैं। ठीक है, न्यू रोटावेटर चले, ये सब चीजें चली है। ठीक है, तो ये सब चीजों को कैसे करेंगे, क्या होता है इसमें, सारी चीजें बात करेंगे, क्या क्या हिस्ट्री है इसकी, सारी चीजें बात करते हैं। तो स्वागत कीजिए उनका, और मैं अभी यहीं से विदा लेता हूं, आगे सर उनसे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे। ठीक है, दलहन की खेती कब शुरू हुई थी? वहां पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे सर? हेलो, वॉइस आ रही है? बताओ। चलो, यस सभी सर। कुछ क्लियर आ रही है, दिख रही है? आप लोग तुमको पहचानते ही होंगे, यस फर्स्ट क्लास आप लोग के लिए थे। चलो, क्या पूछ रहे थे, क्वेश्चन क्या थी आपकी, बताओ। क्वेश्चन आप लोग की क्या क्या है? आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में एक चीज आपकी जो छूट गई थी कि सबसे पहले मानव आया था। तो मानव का नाम क्या है, ह्यूमन का नाम क्या है? नोट डाउन कर लेना आपको, जो हम लिखवाएंगे उसको नोट डाउन करनी है आपको अब। ठीक है, जो चीज हम लिखवाएंगे उसको आप नोट डाउन करनी है। चलो हम बात करते हैं ह्यूमन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी जो कृषि शुरुआत हुई थी उससे पहले क्या थे, आदमी थे। खेती कौन करते थे, आदमी करते थे। खेती कौन करेगा, आदमी करेगा। ये नहीं तो भगवान आएंगे खेती करना शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। ऐसा तो नहीं होता ना, भगवान आएंगे और खेती करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। कौन खेती करेंगे, आदमी करेंगे। तो आदमी का नाम क्या है, आदमी का नाम क्या है, जल्दी से बताओ। आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे, बायोलॉजी जो चैप्टर है उसमें आप लोग पढ़े होंगे। होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, क्या होमो नाम है, सैपियंस। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। ठीक है, मतलब क्या होता है होमो सैपियंस का, मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। होमो मीन्स क्या होता है, ह्यूमन। ह्यूमन। होमन मीन्स, जल्दी से बताओ, होमन मीन्स ह्यूमन। क्या, होमो मीन्स क्या होमो होता मीन्स है? मानव की प्रजाति। मानव की प्रजाति, जी नहीं, जी नहीं। होमो मीन्स होता है इरेक्टस। क्या होता है, इरेक्टस मतलब सीधा होना।
होमो मीन्स क्या होता है? इरेक्टस मतलब सीधा होना, इरेक्टस। और सेपियंस मतलब होता है कंटिन्यूअस। सेपियंस मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस मतलब लगातार। मतलब इससे पहले भी जो नाम था ह्यूमो इरेक्टस था। क्या नाम था? ह्यूमो इरेक्टस। ठीक है, उसके बाद बना, उसके पास नॉलेज बढ़ा, बुद्धि बढ़ा, तो होमो सेपियंस नाम आया। मतलब उसके पास आदमी जो है पहले क्या थे? मंकी थे, जानते ही होंगे। पहले क्या थे? मंकी थे। मंकी धीरे धीरे सीधा हुए तो होमो लग गया। क्या लगा? होमो लगा। ठीक है, होमो सेपियंस से पहले भी क्या थे? जावामैन थे। होमो सेपियंस से पहले क्या थे? जावामैन थे, जिसको आप लोग लंगूर कहते होंगे। लंगूर भी आदमी की तरह देखने में लगता है। ठीक है, चलो। सेपियंस मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस। मतलब उसके पास लर्निंग हैबिट आना शुरू हो गई, दिमाग की विकसित होना शुरू, ब्रेन विकसित होना शुरू हुआ। जैसे ही ब्रेन विकसित हुआ उसके पास सोचने की क्षमता बढ़ी। उसके पास क्या? सोचने की क्षमता बढ़ी। जैसे से सोचने की क्षमता बढ़ी उसके पास और दिमाग आना शुरू हो गया। तो मॉडर्न में आपकी जो ह्यूमन का नाम क्या है? होमो सेपियंस सैपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस सैपियंस। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत आपको? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? आदमी में कोई दिक्कत है? आदमी के नाम में कोई दिक्कत है? होमो सेपियंस सैपियंस में नाम क्या है? बॉटनिकल नेम क्या हो गई मैन की? होमो सेपियंस सैपियंस। जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो। कोई दिक्कत नहीं यहां, हमें यहां कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से कमेंट कर दो, नहीं तो आप बोल दो। नो सर। दिक्कत नहीं। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। आपको बहुत सारे साइंटिस्ट दिखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बहुत सारे साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे जो नई नई खोज की थी। सबसे पहले हम बात करते हैं जिथ्रो टूल के बारे में। कौन से साइंटिस्ट? जिथ्रो टूल। कौन से साइंटिस्ट हैं? जिथ्रो टूल। जे बड़ा नाम है, अगर आप अपना भी नाम लिखेंगे तो जे बड़ा लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। दो बात आपको ध्यान रखनी है। अगर किन्हीं का बॉटनिकल नेम लिख रहे हैं, किन्हीं का आप वनस्पतिक नाम लिख रहे हैं, बॉटनिकल नेम लिख रहे हैं, अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं, अगर आप अपने कॉपी में लिख रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर देनी है, नोट कर लो। नोट में लिख लो। अगर हम किसी का बॉटनिकल नेम लिख रहे हैं, किसी का भी, चाहे वो आदमी का हो, चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो किसी फसल का हो, किसी का बॉटनिकल नेम लिख रहे हैं, अगर हम अपने कॉपी में लिख रहे हैं, अगर हम अपने नोटबुक में लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? अगर हम बॉटनिकल नेम टाइपिंग कर रहे हैं, अगर हम बॉटनिकल नेम टाइपिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहे हैं, किसमें लिखेंगे? इटालिक में लिखेंगे। ये भी नोट डाउन कर लेनी है। हो सकती है कि आप लोग टाइपिंग करें, आपके पास होगी फोन में आप लोग टाइपिंग करते होंगे। ठीक है, अगर फोन में टाइपिंग करते हैं, अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग अगर हम कर रहे हैं, तो किस में लिखेंगे? इटालिक में लिखेंगे। एकदम तिरछा हो जाती है इटालिक। ठीक है, दो बात ध्यान रखनी है आपको। बॉटनिकल नेम, जितने भी बॉटनिकल नेम है, अगर उसको हम लिखेंगे, कॉपी में लिख रहे हैं, अंडरलाइन कर दे। जैसे हम बात करते हैं राइस की बात करते हैं, राइस की बात करते हैं, अगर हम लिख रहे हैं, जैसे यहां अभी हम यहां लिखे ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा शेटाइवा, इसको क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। अगर हम यहां टाइपिंग किए रहते, इसको क्या करते? तिरछा कर देते, ORYJA, तिरछा करके लिखते। ठीक है, इसमें हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको? चलो हम बात करते हैं जिथ्रो टूल की। जिथ्रो टूल जो है एक किताब लिखे थे। किताब का क्या नाम है? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। बार बार पूछी जाती है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है कि हॉर्स होइंग हस्बेंड्री कौन से साइंटिस्ट लिखे थे? कौन से साइंटिस्ट हैं? जिथ्रो टूल हैं। कौन से साइंटिस्ट हैं? जिथ्रो टूल हैं। जिथ्रो टूल ने आपको जो सीड ड्रिल होती है, जो हमारी सीड ड्रिल होती है, सीड ड्रिल की खोज किए थे। ठीक है, जिथ्रो टूल हैं, वो क्या किए थे? सीड ड्रिल की खोज किए थे। किसकी खोज किए थे? सीड ड्रिल की खोज किए थे। जिथ्रो टूल जो साइंटिस्ट हैं, आपकी जो टर्म थी वीड, खरपतवार, कौन सी टर्म? वीड, खरपतवार, खरपतवार के टर्म को जिथ्रो टूल दिए थे। नोट डाउन कर लो आप लोग, नोट डाउन कर लो ये सभी टर्म। ठीक है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री बुक लिखे थे। कौन सी बुक थी? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री बुक लिखे थे।
ठीक है। सेकेंड बात क्या बताए, आपकी जो सीड ड्रिल जो मशीन थी, जिसके साथ सीड ड्रिल का मतलब क्या होता है कि मशीन एक है और उसमें हम बीज डाल दिए और ऑटोमेटिक बीज उसमें गिरते हुए चले जाए, उसे हम कहते हैं सीड ड्रिल। ठीक है, आदमी को मेहनत करना ना पड़े, आलसी आदमी को बना देता है। ठीक है, आप लोग आलसी नहीं बनना। चलो सेकेंड बात क्या बताएं, वीड जो टर्म थी, जो हमारी खरपतवार, वीड का हिंदी क्या होता है, खरपतवार। खरपतवार क्या होते हैं, जो भी अनवांटेड, जो भी पौधा हमारे लिए उपयोग नहीं है, जो भी पौधा हमारे लिए उपयोग नहीं है, अगर उस पौधे के कहें वो क्या है, हमारी खरपतवार। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास अभी धान लगाए होंगे आप लोग, सभी के फील्ड में धान होगी खेत में। ठीक है, अगर धान की बात करते हैं तो उस धान वाले खेत में एक भी दाना अगर मक्का का या गेहूं का रह गया तो गेहूं मक्का क्या है, खरपतवार है। वो गेहूं मक्का क्या है, खरपतवार है। ठीक है, जो भी अनवांटेड प्लांट, जो भी अनवांटेड प्लांट जो हमारे फील्ड में हो उसे क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। अभी आप एक लाइन में डिफिनेशन लिख लो, बाद में आपको वीड मैनेजमेंट जो है अलग टॉपिक है, उसमें आपको पढ़ा देंगे और डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, वीड में आप डिफिनेशन लिख लो। डिफिनेशन क्या लिखोगे, अनवांटेड प्लांट, ब्रैकेट में अनवांटेड प्लांट, ब्रैकेट में लिख लो क्या, अनवांटेड प्लांट। कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी से कमेंट कर दो, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, सभी कुछ क्लियर यहां तक, यहां तक सभी कुछ क्लियर है, बताओ जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी कुछ क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट है आपको, एक और साइंटिस्ट है, कौन साइंटिस्ट, लीबग। लीबग एक साइंटिस्ट है। ठीक है, लीबग जो साइंटिस्ट है ये रसायन बनाए थे। ठीक है, जो हम फॉस्फेट देखते हैं ना, सर इसका फर्टिलाइजर, स्पेलिंग बता देते हैं साइंटिस्ट का। लिखा हुआ है यस सर, मिल गया। लीबग, जस्टन बॉर्न यस सर, लीबग, मिल गया। ये क्या किए थे, एक रसायन बनाए थे। ठीक है, ये रसायन क्या था कि कोई भी हमारी पौधा है, कोई भी हमारी क्रॉप है, उसको तीन चीज जरूरत पड़ती है, तीन चीज को जरूरत पड़ती है। ठीक है, तीन चीज पोषक तत्व जो हैं उसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ते हैं, एक नाइट्रोजन को, एक फास्फोरस और एक पोटास। तीन चीज बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ते हैं। कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जो लीबग थे, लीबग जो थे वो जो रसायन बनाए थे, रसायन कौन था, फॉस्फेटिक रसायन था। कौन सा रसायन था, फॉस्फेटिक रसायन था। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको आती है लीबग के बारे में लिखे तो लीबग क्या किए थे, लीबग आपको पोषक तत्व के क्षेत्र में अपना योगदान दिए थे। जो भी हमारे प्लांट में, जो भी हमारे पौधे में जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, टोटल 17 पोषक तत्व पौधे में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 17 पोषक तत्व। नोट डाउन कर लो, यहां पोषक तत्व के ब्रैकेट में लिख लो कितने पाए जाते हैं, 17 पाए जाते हैं। सभी के बारे में चर्चा करेंगे आगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, टोटल कितने पाए जाते हैं, 17 पाए जाते हैं। 17 में से लीबग जो थे कौन सा किए थे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का उपयोग किए थे, फॉस्फेटिक न्यूट्रिएंट का उपयोग किए थे। ठीक है, कौन सा रसायन बनाए थे, फॉस्फेटिक रसायन बनाए थे। देखो इंग्लिश में, सर जॉन बेंट लॉन्स फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का प्रतिक्रिया बनाए थे और उन्होंने पेटेंट करवाया था। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आपको बता दो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो सर, चलो कोई दिक्कत नहीं, माइक ऑफ कर लो। चलो चलो अब हम बात करते हैं कुछ और आधुनिक तरफ आते हैं। ठीक है, मॉडर्न की तरफ आते हैं। ये हमारी क्या थी, पुरानी बात थी, ये हमारी क्या थी, पुरानी थी। मतलब बात करते हैं ये जो थी लगभग 1700 ईस्वी की थी। ठीक है, 1700 ईस्वी तक वो बात थी। ठीक है, अब आते हैं मॉडर्न में। ठीक है, तो मॉडर्न में जैसे जैसे साइंटिस्ट आने लगे तो इस प्रकार से क्या नई नई जीन आने लगी, नई नई जीन आने लगी। तो जीन पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक दो साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये स्लाइड पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक दो साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं, साइंटिस्ट ने क्या क्या किया। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं साइंटिस्ट के बारे में। सबसे पहला साइंटिस्ट लिखो आप लोग, नॉर्मन बोरले। कौन साइंटिस्ट है, नॉर्मन, डॉक्टर नॉर्मन बोरले, NE बोरले, NE बोरले। सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम लिखो, डॉक्टर नॉर्मन बोरले। ठीक है, NE बोरले, क्या नाम है, डॉक्टर नॉर्मन बोरले। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन,
फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या कहते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का हिंदी क्या होता है? हरित क्रांति। क्या होता है? हरित क्रांति। ठीक है, एनी बॉर्ले जो हैं वो हमारे हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, और ये जो एनी बॉर्ले हैं ये अमेरिका के थे। कहां के थे? अमेरिकन साइंटिस्ट थे। कहां के साइंटिस्ट थे? अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ये भी नोट डाउन कर लेनी है आपको। कहां के साइंटिस्ट थे? अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक है, और ये साइंटिस्ट थे, ये आपको रोग विज्ञान वाले थे। कौन से साइंटिस्ट थे? रोग विज्ञान, मतलब पैथोलॉजिस्ट थे। कौन से थे? पैथोलॉजिस्ट थे। आपको पैथोलॉजी बताए थे? बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट करो। इंटमोलॉजी, पैथोलॉजी ब्रांच बताए थे आपको। पैथोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? रोग विज्ञान के बारे में, डिजीज के बारे में पढ़ते हैं पैथोलॉजी में। तो ये क्या थे? पैथोलॉजी के बारे में ज्यादा जानते थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एनी बॉर्ले को जो था, एनी बॉर्ले को नोबेल प्राइज मिला था। एनी बॉर्ले को नोबेल प्राइज मिला था। कितने ईस्वी मिला था? तो 1970 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1970 ईस्वी में। ठीक है, 1970 ईस्वी में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज कितने ईस्वी में? 1970 ईस्वी में। आप कोई बता सकते हैं नोबेल प्राइज क्यों मिलता है? नोबेल प्राइज क्यों मिलता है, कोई बता सकते हैं? मदर टेरेसा को भी नोबेल प्राइज मिला था ना, जो कोलकाता की थी, मदर टेरेसा। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। नोबेल प्राइज क्यों मिलता है? बताओ, कोई बता सकते हैं? Why we should give नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज हम क्यों देते हैं? बताओ कोई। नोबेल प्राइज क्यों देते हैं? नोबेल प्राइज जो है वो शांति के क्षेत्र में देते हैं, पीस के क्षेत्र में देते हैं। किसके लिए देते हैं? शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में। नोबेल प्राइज किस लिए देते हैं? शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में। कोई दिक्कत यहां तक? एनी बॉर्ले के बारे में कोई दिक्कत? एनी बॉर्ले को वर्ल्ड के किसके? वर्ल्ड के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहा जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत आपको? जल्दी से बता दो, कमेंट कर दो, नहीं तो आप माइक ऑन करके बोल दो। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं? बताओ जल्दी से। नोट डाउन कर लिए? नोट डाउन कर लो। चलो हम बात करते हैं, यहां तक सभी को समझ में आ गई ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एनी बॉर्ले में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। डॉक्टर एनी बॉर्ले में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इन्हें क्या कहा जाते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। वर्ल्ड की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं। ठीक है, विश्व में इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। कहां के थे? अमेरिका के थे। कौन से में विख्यात थे? तो पैथोलॉजिस्ट में विख्यात थे, रोग वैज्ञानिक में ये विख्यात थे। इन्हें क्या नोबेल प्राइज दिया गया? कब दिया गया? 1970 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, क्या बताया थे? नोबेल प्राइज किस लिए दिया जाता है? पीस के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट साइंटिस्ट लिखो, एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम लिखो आप लोग, कौन सा? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करते हैं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो कहां के हैं? इंडिया के हैं। कहां के हैं? भारत के हैं। भारत के हैं, भारतीय हैं। बहुत ज्यादा गर्व है इन पे, भारतीय पे। ठीक है, कहां के हैं? भारत के हैं। ठीक है, इन्हें हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहां के? इंडिया के। इन इंडिया में। क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन में डालती है। क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन में क्या डालेगी? अगर आपसे डायरेक्ट पूछ दे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या मारेंगे? एनी बॉर्ले मारेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछ दे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या मारेंगे? एनी बॉर्ले मारेंगे। अगर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया पूछ दे, इंडिया में पूछे, एम.एस. स्वामीनाथन। बार बार कंफ्यूजन आती है ये बात। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन जो सेट करते हैं वो आपको कंफ्यूजन में डाल देंगे। कंफ्यूजन क्या डालेंगे? आप लोग एम.एस. स्वामीनाथन याद किए होंगे, इंडिया में याद किए होंगे। ठीक है, कंफ्यूजन में ये डाल देंगे कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड। आप तो वर्ल्ड पढ़े नहीं, वर्ल्ड में क्या मारोगे आप?
तो वर्ल्ड की बात करते हैं तो कौन है? एनी बॉर्लेन। कौन है? एनी बॉर्लेन। लेकिन इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। याद हुई? याद हुई आपको? बताओ, याद हुई? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन है किन्हीं का? किन्हीं का क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन नहीं? इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था लगभग आपकी 18वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। और इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। इनको क्या मिला था? वर्ल्ड फूड प्राइज। आप बात करोगे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कौन सी प्राइज मिलती है, तो सिंगल एक ही प्राइज मिलती है, वर्ल्ड फूड प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज। कौन सी प्राइज? वर्ल्ड फूड प्राइज। और कब मिली थी? तो इनको जो मिली थी 1987 में मिली थी। कब मिली थी? 1987 में मिली थी। कब मिली थी? 1987 में मिली थी। कोई दिक्कत यहां तक? 1987 में इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। मतलब क्या ये क्या किए थे कि ये क्या किए थे कि पंजाब में पहले खेती नहीं होती थी, ठीक है। कहानी सुन लो। पंजाब में क्या थी कि पहले खेती नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो ये क्या किए कि जो बाहर से, जैसे हम बात करते हैं सीमेंट, बात करते हैं मैक्सिको की बात करते हैं, तो मैक्सिको में एक इंस्टीट्यूट है सीमेंट, ठीक है। मेज और व्हीट की रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैक्सिको में, ठीक है। वहां से क्या किए थे? एक वैरायटी लाए थे, लर्मा रोजा 64, लर्मा रोजा 64 एंड सोनरा 64 वैरायटी लाए थे, ठीक है। वो वैरायटी दूर से यहां लाए और यहां आपको नई वैरायटी डेवलप किए, जिसको हम कहते हैं सोनालिका वैरायटी। कौन सी वैरायटी? सोनालिका वैरायटी। और कल्याण सोना जो गेहूं की वैरायटी है, जो कौन? गेहूं की वैरायटी है, व्हीट की वैरायटी है, जो बाहर से वैरायटी लाए, ठीक है। बाहर से वैरायटी लाए। कौन सी वैरायटी लाए? लर्मा रोजा 64A एंड सोनरा 64, ठीक है। वहां से वैरायटी लाए, टोटल 5 वैरायटी लाए थे, 5 वैरायटी टोटल लाए थे, 5 किस्में लाए थे व्हीट की। लेकिन 5 किस्मों की ट्रायल करिए तो मात्र 2 ही किस्में सक्सेसफुल ग्रो हुई, 2 ही किस्म जो है वो सक्सेसफुल ग्रो हुए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डीप में चली जाएगी, इसलिए आपको ज्यादा डीप नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। यहां तक कोई दिक्कत आपको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो पिछले स्लाइड में क्या दिया हुआ था वो एक बार बात कर लेते हैं। क्या दिया हुआ था? गेहूं की जो फसल है नोरिन 10, गेहूं की जो फसल है उसमें क्या नोरिन 10 ड्वार्फ स्पीसीज है। मतलब क्या थी? पहले का जो हमारी जो फसल थी, पहले की जो फसल है, जो बहुत पुरानी फसल है, ठीक है, जो पहले की बात करते हैं, जब साइंटिस्ट विकसित नहीं हुई थी, मॉडर्न एग्रीकल्चर नहीं आई थी, उससे पहले की बात करते हैं, तो लगभग 9-9 10-10 फीट का आपको गेहूं देखने को मिलता। कितना? 9-9 10-10 फीट का गेहूं देखने को मिलता था, ठीक है। उसमें ना ही ज्यादा उपज होती थी, ना ही ज्यादा उसका हम लोग अन्न प्राप्त कर पाते थे, ना ही ज्यादा उसका हम बेच पाते थे अन्न को, तो इनकम नहीं हो पाती थी, नहीं अपना पेट पूजा कर पाते थे, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ कि जीन बनाई गई, ड्वार्फ जीन बनाई गई। कौन सी जीन बनाई गई? ड्वार्फ जीन बनाई गई, ठीक है। तो ड्वार्फ जीन जो है, गेहूं के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी जीन है? नोरिन जीन है। कौन सी जीन है? नोरिन जीन है। नोट डाउन कर लो। अगर हम गेहूं की बात करें, व्हीट की बात करें, व्हीट के लिए कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है जिसकी ड्वार्फनेस के लिए, ड्वार्फ मतलब क्या होता है? नाटा। ड्वार्फ मतलब क्या होता है? नाटा। पहले क्या था कि लंबा लंबा पौधा था, पहले क्या था? बहुत ही लंबा लंबा पौधा था, 9-9 10-10 फीट का पौधा था, ठीक है। उसको क्या कर दिया? छोटा कर दिया गया, ताकि उसको मैनेजमेंट भी हम अच्छा से कर पाए। मैनेजमेंट भी क्या हम करें? अच्छा से कर पाए, उसमें हम सभी कुछ अच्छा से डाल पाए और हमारी उपज जो है वो भी बढ़ जाए, ठीक है। उसके लिए ड्वार्फ जीन बनाई गई। तो व्हीट के लिए कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल थी? नोरिन जीन रिस्पॉन्सिबल थी। कौन सी जीन थी? नोरिन जीन थी। नोट डाउन कर लिए। कौन सी जीन है? नोरिन जीन है। नोरिन जीन से, नोरिन जीन से कौन सी वैरायटी बनी? नोरिन 10 बनी। कौन सी वैरायटी बनी? नोरिन 10 वैरायटी है। और ये आपको कंफ्यूजन डालेंगे, कंफ्यूजन डालेंगे, आपको बोल देंगे एग्जाम में कि विच वैरायटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन व्हीट। मतलब क्या? कौन सा ऐसा जीन है जो गेहूं के बौनेपन के लिए उत्तरदायी है, गेहूं के
बौनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है? कौन सा जीन है? नोरिन जीन है। कौन सा जीन है? नोरिन जीन है। आपके उसमें दोनों ऑप्शन दे देंगे, नोरिन दे देंगे, नोरिन 10 दे देंगे, दोनों ऑप्शन दे देंगे। तो आप लोग नोरिन 10 याद करके दिए होंगे, बुक में देखेंगे नोरिन 10 मार के आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगी? नोरिन। नोरिन जीन है, नोरिन 10 क्या है? वैरायटी है। नोरिन 10 क्या है? वैरायटी है। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? जल्दी से बता दो, क्लियर है? यस सर। चलो, समझ रहे हो यहां तक? कोई ज्यादा भाष नहीं जा रहे हैं ना? ज्यादा भाष नहीं जा रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना आप लोग? आप लोग सर। समझ रहे हैं ना? बताओ सर रिपीट थोड़ा सा ये वाला। कौन सा? ये वाला? चलो ये वाला रिपीट कर ये देते हैं। गेहूं वाला। क्वेश्चन क्या पूछ लिया? क्वेश्चन आपसे पूछ लिया क्या कि कौन सा ऐसा जीन है, कौन सा ऐसा जीन है जो बौनेपन के लिए उत्तरदायी है? किसमें? गेहूं में। गेहूं में बौनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है? सालू आपका कोई क्वेश्चन है? आप हैंड भी रेंज किए थे, कोई क्वेश्चन है आपकी? सालू, सालू आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बोलो। नो सर। आप रेंज हैंड किए थे इसीलिए आपको बोले थे। चलो, तो क्वेश्चन क्या थी कि गेहूं के लिए कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है डार्कनेस के लिए? तो कौन सी जीन है? नोरिन जीन है। नोरिन 10 क्या है? वैरायटी है, ठीक है। इसी प्रकार से राइस की बात करते हैं। राइस का हिंदी क्या होता है? धान होता है। राइस का हिंदी क्या होता है? धान होता है। धान के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है बोनेपन के लिए? डीजीओ जीन। कौन सी? नाम आपको चाइनीज लग रहे होंगे। डीजीओ जीन। कौन सी जीन है? डीजीओ जीन। डीजीओ जीन। डीजीओ जीन जो है वो आपको राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसकी भी आपको बहुत ज्यादा कहानी देखने को मिलेगी राइस के बारे में, ठीक है। और ये जो जीन जो है नोरिन और डीजीओ जीन कहां से आए हैं? जापान से आए हैं। कहां से आए हैं? जापान से आए हैं, ठीक है। कहां से आए हैं? जापान से आए हैं। नोरिन भी कहां से है? जापान से है। डीजीओ जीन भी कहां से है? दिवस होता है कि उसका फंड आता है, जानते हैं ना? क्या चीज? बोलो। कहां से है? जापान से है। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, क्या लिखी गई है स्लाइड में वो देख लेते हैं। देखो, डीजीओजीन जैसे बनी बोल, धान के लिए कौन सी है? डीजीओजीन है। गेहूं के लिए कौन सी है? नोरिन 10 जीन है। चलो, 2-3 क्वेश्चन और आपको लिखवा देते हैं जो आपकी बुक में नहीं दी गई है। जो आपके बुक में नहीं दी गई है वो भी आपको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। चलो लिख लो आप एक पर मिलेट के लिए। पर मिलेट के लिए, पर मिलेट का हिंदी क्या होता है? बाजरा होता है। बाजरा। बाजरा के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उस जीन का नाम है टिफ्ट 23A। टिफ्ट 23A जो जीन है, टिफ्ट 23 जो जीन है, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है किनके लिए? बाजरा के लिए। क्वेश्चन ये यहां से आता है, मैच दी कॉलम क्वेश्चन आएगी आपके पास, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। हम बात करते हैं सोरगम की। सोरगम का हिंदी क्या होता है? ज्वार होता है। ज्वार के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है कंबाइन काफिर 64। कंबाइन काफिर 64 जो जीन है वो आपको ज्वार के लिए रिस्पॉन्सिबल है, छोटेपन ज्वार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। CK 64 ब्रैकेट में, CK 64। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत आपको? 2 एक्स्ट्रा बता दिए, कोई दिक्कत नहीं आपको? एक्स्ट्रा कुछ जानकारी ले ली चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक? बता दो। क्लास मजा आ रहा है? क्लास में मजा आ रहा है? बताओ जल्दी से। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बात करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको? आगे बात करते हैं। एनी बोर्ड में संगठन के बारे में पढ़ लिए। कृषि यंत्रण का प्रारंभ जो है पश्चिम यूरोप में हुआ था, 1805 इसमें यूरोप हुआ था, ठीक है। हम लोग बात किए थे कास्ट आयरन की। इससे पहले हल बनाई गई थी, लोहे की हल बनाई गई थी। किसकी बनाई गई थी? लोहे की हल बनाई गई थी आपकी, ठीक है। लगभग 1500 आपको ईसा पूर्व में, 1500 ईसा पूर्व में हल बनाई गई थी, लोहे की बनाई गई थी। लेकिन लोहे के हल में क्या होती थी? जंग लगना शुरू हो जाता था। लोहे की हल में क्या? रस्ट लगना शुरू हो जाता था, जंग लगना शुरू हो जाता था। लोहे की हल में क्या होता? जंग लगना शुरू हो जाता,
ठीक है, लोहे की हल में क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस जंग को हटाने के लिए, इस जंग को क्या हटाने के लिए क्या किए कुछ साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट रैनसम। कौन साइंटिस्ट, रॉबर्ट रैनसम, नाम याद कर लो, नाम याद कर लो। रॉबर्ट रैनसम जो साइंटिस्ट थे वो क्या किए, कास्ट आयरन का उपयोग किए। किसका उपयोग किए, कास्ट आयरन का उपयोग किए। आप बताओगे सर आयरन और कास्ट आयरन में क्या डिफरेंस है, आयरन और कास्ट आयरन में क्या डिफरेंस है, बता सकते हो आप लोग, कोई बताओ हमें, आयरन और कास्ट आयरन में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकते हैं, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 11th में ही हो ना, कुछ भी बोल सकते हो, बोलो। आयरन और कास्ट आयरन में क्या दिक्कत, क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है, बताओ, कोई बोलो, किन्हीं को नहीं जानते, बताओ जल्दी, जानते हो या नहीं जानते हो, नहीं जानते, हेलो, लग रहा है आप लोग क्या मूर्ति बन गए, आपके सामने वीडियो चल रही है और आप देख रहे हैं। ठीक है, कल से आप लोग क्या कीजिएगा, सभी लोग वीडियो कैमरा ऑन करके रखिएगा। ठीक है, आपके बगल में वीडियो की ऑप्शन होगी, आज नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आज आप लोग तैयार होके नहीं आएंगे। ठीक है, तो कल से क्या करना है, आपको वीडियो कैमरा ऑन करके बैठनी है। ठीक है, वीडियो कैमरा ऑन करके आपको कल से क्लास करनी है। जो वीडियो कैमरा ऑन नहीं करेगा उसको क्लास से हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, आज भर आपको माफ कर दिए, कल से नहीं करनी है इसी काम। ठीक है, कल से आपको वीडियो कैमरा ऑन करके क्लास में करनी है ताकि हम देख पाए कि आप क्या कर रहे हैं। आप ये नहीं क्या वीडियो चला दिए और सो रहे हैं, जिस प्रकार से यूट्यूब में मूवी देखते रहते हैं हम लोग। ठीक है, चलो मेन डिफरेंस समझते हैं। आयरन में क्या है, तो आयरन में ओनली सिर्फ एफ ही होती है, सिर्फ किसकी, एफ आयरन से ही होगी। ठीक है, लेकिन कास्ट आयरन की बात करते हैं तो कास्ट आयरन में क्या करते हैं, शुद्ध आपको लोहा नहीं होगा, शुद्ध लोहा नहीं होगा। ठीक है, उसमें हम अदर मटेरियल का भी उपयोग करते हैं, कॉपर का उपयोग करेंगे, उसमें जिंक का उपयोग करेंगे। ठीक है, ताकि कि उसमें जो है वो लोहा जंग नहीं लग सके, ताकि उसमें क्या हो सके, जंग नहीं लग सके, ताकि उसमें क्या जंग नहीं लग सके। ठीक है, कास्ट में किसका उपयोग करते हैं, कॉपर का उपयोग करते हैं हम लोग, जिंक का उपयोग करते हैं, आयरन में ही परसेंटेज अलग अलग परसेंटेज बना देते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग एनिमल है ये क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे ना, अभियंत्रण पढ़ेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि शेयर क्या होती है, हल किस प्रकार से बनी होती है, उसमें आपको बताएंगे क्या क्या मटेरियल, कौन सा मटेरियल कितना कहाँ लगता है। ठीक है, शेयर के लिए अलग अलग जो हमारी फार होती है ना, फार को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। आप लोग 9 फर्रा, 4 फर्रा, 3 फर्रा देखे होंगे ना, देखे हैं ना, आपके खेत में आती होगी। ठीक है, तो उस सभी का आपको शेयर बना होता है, तो सभी के लिए शेयर में आपको भी देखना, कभी भी शेयर में जंग नहीं लगती है, कभी भी शेयर में आपको जंग नहीं लगेगी। ठीक है, तो उसके लिए अलग आयरन का उपयोग किया जाता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, रॉबर्ट रैनसम जो थे 1785 में क्या किए, 1785 में क्या किए, कास्ट आयरन का उपयोग किए, एक फार बनाए। ठीक है, और 1803 में क्या किए, स्वयं धार वाले फार बनाए। स्वयं धार वाले मतलब उसमें ऑटोमेटिक धार बनते हुए चली जाएगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे आप विकसित होते जाते हैं, जैसे जैसे आप विकसित होते जाएंगे, आपका दिमाग जो है वो ज्यादा चलना शुरू हो जाता है, आपका दिमाग भी जो है वो विकसित होना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से आप जो फार जो है जैसे जैसे और खेत को जोड़ते हुए जाएगी, उसमें और धार बनते हुए चले जाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। ठीक है, शेयर का विकसित होना शुरू हुआ कब हुआ, 1803 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सबसे पहला सीड ड्रिल कब बनी थी, 1803 ईस्वी में बनी थी। कौन बनाया था सीड ड्रिल, जल्दी से बताओ, अभी जस्ट बताए थे आपको साइंटिस्ट का नाम, सीड ड्रिल, जल्दी से बताओ, सीड ड्रिल का आविष्कार कौन से साइंटिस्ट किए थे, खोज कौन से साइंटिस्ट किए थे, कौन से, रॉबर्ट रेसन, रॉबर्ट रेसन, रॉबर्ट रेसन, गलत बोल रहे हो, सीड ड्रिल की बात कर रहे हैं। जिथ्रो टूल आपको लिखवाए थे सबसे पहले ही, जिथ्रो टूल जो बुक लिखे थे, बुक का नाम क्या था, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। कौन सा बुक था, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री के किताब में ही, उस बुक के किताब में ही सीड ड्रिल के बारे में चर्चा की गई थी।
किसके बारे में? सीड ड्रिल के बारे में चर्चा की गई थी। तो सीड ड्रिल का खोज कौन किए थे? टर्म कौन दिए थे आपको? रॉबर्ट जिथ्रो टूल दिए थे। कौन दिए थे? जिथ्रो टूल दिए थे। ठीक है, कंफ्यूजन इसी प्रकार से आते रहेगी, जिस प्रकार से आप रिवाइज करते रहोगे, जितना बार आप इसको पढ़ोगे, जितना बार आप इसको पढ़ोगे उतना बार आपको इसको याद रहेगी। ठीक है, हम बात करते हैं ट्रैक्टर का। तो यूएसए ने सबसे पहला ट्रैक्टर बनाया था 1892 में। 1892 में सबसे पहला आपको यूएसए जो है वो आपको ट्रैक्टर बनाना शुरू किया। ठीक है, और बात करते हैं आपकी एमएस स्वामीनाथन के बारे में। तो एमएस स्वामीनाथन का बुक एक लिखा गया है। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन का एक बुक लिखा गया था, बुक का नाम है व्हीट रिवॉल्यूशन। बुक का नाम क्या है? व्हीट रिवॉल्यूशन। व्हीट रिवॉल्यूशन। व्हीट रिवॉल्यूशन जो बुक है, व्हीट रिवॉल्यूशन जो किताब है, ये किताब कौन लिखे थे? एमएस स्वामीनाथन लिखे थे। एमएस स्वामीनाथन साइंटिस्ट लिखे थे। तो जहां आप एमएस स्वामीनाथन के बारे में लिखे हो ना 2-3 पॉइंट, उस पॉइंट के नीचे आप लिख लो व्हीट रिवॉल्यूशन जो बुक थी वो एमएस स्वामीनाथन लिखे थे, लिख लो। ठीक है, और एमएस स्वामीनाथन जो है वो आपको एग्रीकल्चर कमीशन के, एमएस स्वामीनाथन जो है एग्रीकल्चर कमीशन के आपको प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। एग्रीकल्चर कमीशन के वो क्या थे? प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, आप एमएस स्वामीनाथन के बारे में लिख लो। ठीक है, हम बात करते हैं अब कृषि अर्थशास्त्र का इतिहास के बारे में बात करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? मॉडर्न में कोई दिक्कत आपको? और साइंटिस्ट का नाम आप याद करोगे? बताओ, और साइंटिस्ट का नाम आपको बता देंगे। बताओ आप लोग, और साइंटिस्ट का नाम याद करने चाहोगे? बताओ कि नहीं चाहोगे या नहीं चाहोगे? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग जिस प्रकार से कमेंट करोगे तो पता चलेगा ना, हाँ आप लोग सुन रहे हो, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं। बताओ जल्दी से, और साइंटिस्ट पढ़ना चाहोगे? यस सर। चाहोगे? चलो नेक्स्ट साइंटिस्ट लिख लो आप लोग। नेक्स्ट साइंटिस्ट लिखो वर्गीस कुरियन। आप लोग बोल रहे हो पढ़ा देंगे, जितना आप बोलोगे उतना, जितना आपको हमसे ज्ञान चाहिए उतना ज्ञान ले लो हमसे। ठीक है, जितना आप हमसे ज्ञान चाहोगे उतना ज्ञान ले लो। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट लिखो लो वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन जो है, वर्गीस का स्पेलिंग गलत है, वर्गीस डबल ई होती है। ठीक है, VERGEES, वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन जो है, वर्गीस कुरियन को व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन के, व्हाइट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या? श्वेत क्रांति। हिंदी क्या होती है व्हाइट रिवॉल्यूशन का? श्वेत क्रांति। क्या होती है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्या होता है? दूध होता है। श्वेत क्या होता है? दूध होता है। तो दूध के पिता, सिंपल सा मजाक में, ठीक है, लेकिन दूध किसमें पढ़ते हैं? व्हाइट रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, दूध किसमें पढ़ते हैं? व्हाइट रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं। हरा क्या होता है? सीरियल्स हरा होता है। सीरियल्स हरा होता है। गेहूं बात करते हैं, धान बात करते हैं, वो सभी हरा दिखती है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए थी? अनाज के लिए थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए थी? अनाज के लिए थी। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए है? दूध के लिए है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए है। किसके लिए है? दूध के लिए है। ठीक है, तो वर्गीस कुरियन जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन के आपको, कब तक क्लास हो रही है? जस्ट बस खत्म कर देंगे आपको, ज्यादा टाइम हो गई है। ठीक है, ज्यादा टाइम हो गई आपको। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप लोग क्या करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कुछ पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है, नाम क्या है? शिवा क्लासेज। किए हुए हैं सर। जो नहीं किए हुए हैं वो कर लेना, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हम पॉइंट दिए रहते हैं। ठीक है, और ये जो थे वर्गीस कुरियन जो थे वो ऑपरेशन फ्लड लाए थे। क्या लाए थे? ऑपरेशन फ्लड लाए थे। वर्गीस कुरियन जो है वो क्या लाए थे? ऑपरेशन फ्लड। क्या लाए थे? ऑपरेशन फ्लड। अब ये नहीं समझना कि फ्लड मतलब क्या होता है? बाढ़ होता है। फ्लड मतलब क्या होता है? बाढ़ होता है। ऑपरेशन मतलब क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर में हम लोग जाते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर में हम लोग जाते हैं ना, तो ऑपरेशन करना, बाढ़ का नियंत्रण कर देना। जी नहीं,
ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध के क्षेत्र में आया था। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किसके क्षेत्र में, मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में आया था। ठीक है, और यहां क्या हुई थी, इंडिया में क्या हुई थी, दूध का बाढ़ आ गया था। दूध का क्या हुआ था, बाढ़ आ गया, मिल्क का बाढ़ आ गया। वर्गीस कुरियन को जैसे ही आपको एनिमल हस्बेंड्री के चेयर पे बैठा दिए, एनिमल हस्बेंड्री के चेयर पे जैसे ही बैठा दिए, ठीक है, ये क्या किए, इतना प्रोडक्शन कर दिए दूध का, इतना प्रोडक्शन कर दिए कि दूध का बाढ़ आ गया। और इसी वजह से, ऑपरेशन फ्लड की वजह से इंडिया अभी तक फर्स्ट स्थान पे है, रैंक फर्स्ट पे है दूध प्रोडक्शन में। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया जो है नंबर 1 रैंक पे है मिल्क प्रोडक्शन में। वर्गीस कुरियन का देन है, वर्गीस कुरियन का देन है, इंडिया जो है नंबर 1 स्थान पे है मिल्क प्रोडक्शन पे। किस कारण से, पूरा दूध का ही वर्षा करवा दिए थे, पूरा दूध का ही बाढ़ ला दिए थे। ठीक है, और वर्गीस कुरियन जो है आपको गुजरात में एक बनाए थे जिनका नाम है आनंद डायरी। आप लोग जानते होंगे आनंद डायरी के बारे में, आनंद डायरी के बारे में जानते हैं। आनंद डायरी का नाम चेंज होके क्या बन गया, अमूल डायरी। आनंद डायरी का नाम चेंज हो क्या बन गया, अमूल डायरी बन गया। ठीक है, पहले आनंद डायरी था, अब उसका नाम चेंज करके क्या, अमूल डायरी बन गया। हम लोग खाएंगे अमूल डायरी का। छोटी सी बच्ची आती है प्रचार करने के लिए, छोटी सी बच्ची आती है प्रचार करने, पहले टीवी में बहुत ज्यादा देखते होंगे आप लोग। ठीक है, सुधा जो है सिर्फ आपको बिहार में ही मिलती है। ठीक है, लेकिन अमूल जो है पूरे आपको भारत में मिलती है। ठीक है, आनंद जो है पूरे भारत में मिलती है। ठीक है, आनंद डायरी की जो शुरुआत हुई थी कहां हुई थी, गुजरात में हुई थी। कहां हुई थी, गुजरात में हुई थी। कौन देन थे किए करने वाले, वर्गीस कुरियन थे। कोई दिक्कत यहां तक। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था, कितने से मिला था, 1989 में। कितने से मिला था, 1989 में। 1989 में इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था, WFP मिला था। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था 1989 में। 1987 की बात करें तो किनको मिला था, MS स्वामीनाथन को मिला था। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत बता दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। वीडियो लैग कर रही है, नो सर। चलो बोर हो गए, बोर हो गए, ज्यादा देर लेक्चर हो गई क्या, बताओ। चलो खत्म कर देते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। कृषि स्थल पे बदलते रहने की परंपरा को हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। पहले क्या थे, पहले जो आदमी क्या करते थे कि एक जगह खेती करते थे, एक जगह खेती करते थे, फिर उठ के क्या करते थे, दूसरी जगह चले जाते थे। उठ क्या करते थे, दूसरी जगह चले जाते थे। उसको हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आप लोग नाम सुनेंगे झूम खेती, झूम खेती का नाम सुने होंगे, झूम खेती सुने हैं ना। यही झूम खेती को हम लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते थे आदमी, एक जगह खेती करते थे, यहां खेती करना हो गया, जमीन बेकार हो गई, खेती का उपज हो गया, उठ के क्या किए, दूसरी जगह चले गए, वहां खेती किए, इस जमीन को कुछ दिन के लिए छोड़ दिए। ठीक है, वहां खेती किए, वहां उपज हो गई, यहां रह लिए 6 महीना, फिर उठ के दूसरी जगह चले आए, यहां खेती किए, फिर उठ के तीसरी जगह चले जाए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या कहते हैं, कि वैसी फार्मिंग जो क्या करे कि हमारे जीवन यापन के लिए काम करे, जिससे हम क्या करें, अपनी भरण पोषण कर सके, जो हम अपने लिए उगाए, जो हम अपने के लिए खेती करे, उसे क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, जीवन यापन करने वाली खेती कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम जीवन यापन करने वाली खेती कहते हैं। कोई दिक्कत आपको दोनों खेती में। दी ट्रेडिशनल चेंजिंग ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉन एज झूम एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक है, आफ्टर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज अडॉप्टेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको। चलो आज की क्लास जो है यही एंड करते हैं। कोई आपके पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप हमें से पूछ सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन है सर आपके PDF पास? कहाँ पे रहता है आपके अंदर? PDF जो है आपके पास जो रहेगी, आप जाना बैच में जाना, रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में। कौन से, रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में। ठीक है, देखो देखो यहां जाना रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में, देखो यहां रिकॉर्डेड सेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड की सेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डेड वाले सेक्शन मिल जाएगी।
रिकॉर्डेड सेक्शन में जाना, वहां आपको जैसे ही रिकॉर्डिंग में जाओगे तो बगल में पीडीएफ रहेगी लिखी हुई, ठीक है। व्यू पीडीएफ पे क्लिक करोगे, आपके पीडीएफ खुल जाएंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत? और अपने मित्रों को शेयर करना। फ्री क्लास है 7 दिन, क्लास करने में क्या जाती है 7 दिन, कोर्स लेनी है सर वहां से नहीं लेनी प्रिंट है, आउट नहीं लो। निकल 7 सकता दिन है, की फ्री क्लास है, 7 दिन फ्री क्लास कर लो, जितना वहां से ज्ञान प्रिंट अर्जित करना निकल चाहते हो सकता है। हमसे कर लो, ज्ञान अर्जित इतना, ठीक है। सर वहां से प्रिंट निकल सकता है, वहां से प्रिंट निकल सकती है जी, नहीं यहाँ से प्रिंट नहीं निकल सकती है, फोन में सेव रहेगी आपकी, ठीक है। आप जब चाहते हो तब पढ़ सकते हो फोन से। चलो और कोई दिक्कत किन्हीं को? सर हाँ बोलो। पेमेंट पे फोन कर सकते हैं? आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हो, आपको जिस मेथड से पेमेंट करनी है उस मेथड से पेमेंट कर सकते हो। सर नंबर पे फोन? वहीं से आप बाय का ऑप्शन है, देखो यहाँ बाय की ऑप्शन है, आप बाय के ऑप्शन में जाओ, देखो यहाँ देखो है यहाँ पे बाय का ऑप्शन, इस बाय का ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, वहां आपको सभी कुछ मिल जाएगी। बोलो सर इसमें सर पे फोन मतलब मोबाइल में है ना, नहीं बना वाले दूसरे वाला मोबाइल में उससे हाँ तो दूसरे नहीं कर मोबाइल से सकते भी हैं हो सर? सकती है, आप वहां जाना, पेमेंट में यूपीआई यूपीआई आईडी लगा करके सेंड कर देना। और वेरीफाई अदर यूपीआई पे जाना, वहां से आप पेमेंट कर सकते हो, किसी मोबाइल से कर सकते हो। और कोई प्रॉब्लम आपको? नो और कोई सर। दिक्कत है? सर और कोई दिक्कत है किन्हीं को? बताओ। नो सर। क्लास अच्छी समझ में आ गई? आज की क्लास हिस्ट्री के बारे में समझ लिए? जी सर। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी भेजना होगा? नहीं, पेमेंट का स्क्रीनशॉट नहीं भेजनी पड़ेगी, आप पेमेंट करोगे मेरे पास डिटेल आ जाती है आपकी सभी कुछ, आप तुरंत ही कोर्स में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। अगर पेमेंट फेल होती है तब हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, अगर पेमेंट फेल हो जाती है आपकी तब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और कोई दिक्कत आपको? नो सर। आपके पास नंबर दिख रही होगी, नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। सर नंबर आप लोग के पास कल होगी। क्लास इसी पे होगी सर? चीज कल क्लास इसी पे होगी सर? हाँ क्लास इसी पे होगी, सब कुछ इसी पे होगी। चलो हम लोग क्लास को एंड करते हैं, आप लोग घर में रहो, सुरक्षित रहो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अपने माता पिता का ख्याल रखना है। राधे राधे।